हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और आज का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार फिर से कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था। इसका आंसर आप सोच के रखिएगा और लास्ट में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अर्थशास्त्र का अर्थ। देखिए, आप देखिएगा पहली लाइन इसमें जो है लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये लाइन है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पूंजी का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, वही मतलब पूंजी का मैनेजमेंट ही हमारा अर्थशास्त्र है। ठीक है, अगली स्लाइड देखिएगा, अगली लाइन देखिएगा। अगली लाइन है आपकी, अर्थशास्त्र का पिता किसको बोलते हैं। देखिए, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और ये बुक इन्होंने 1776 ईस्वी में लिखी है, जिसमें दुनिया की सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो समझ में आया दोस्तों, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। और देखिए, अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक शब्द से होती है। ग्रीक शब्द इकोनोमिया से होती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, मतलब पूंजी का प्रबंधन। तो आगे देखिएगा, आगे अर्थशास्त्र के प्रकार, अगली लाइन है अर्थशास्त्र के प्रकार। देखिए ये लाइन है अर्थशास्त्र के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। आगे देखिएगा, अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता रेंजर फ्रिज को कहा जाता है। माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। इसे इस तरह याद रखिएगा, मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड होता है। अब देखिए मोबाइल में जो है एक माइक्रो एसडी कार्ड आने लगा है, मतलब वो पहले से भी छोटा कर दिया गया है। अर्थात व्यष्टि मतलब होता है छोटा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण देखिएगा, माइक्रो अर्थशास्त्र का, माइक्रो इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखिए, प्रति व्यक्ति आय पहला है, दूसरा है मांग एवं आपूर्ति, फिर है राजस्व, फिर है उपयोगिता, फिर है कीमत सिद्धांत और लास्ट है मांग सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, डिमांड होती है, उस पर अध्ययन करते हैं एक पार्टिकुलर व्यक्ति का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो दूसरा टाइप है अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक। इसमें हम बात करते हैं पूरा होल नेशन, होल मतलब हम अपने पूरे इंडिया की बात करते हैं। और देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं। यह व्यष्टि का विपरीत है, माइक्रो का विपरीत मैक्रो होता है। इसमें देखिए हम लोग किसका आकलन करते हैं, राष्ट्रीय आय योजना, टैक्स, बजट, बैंकिंग, मतलब इसमें पूरे इंडिया की बात करते हैं। इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। व्यष्टि में हम किसी पर्सनल व्यक्ति की मांग या ज़रूरत, जो भी आवश्यकता है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम केवल एक व्यक्ति के आय के बारे में आकलन कर रहे हैं तो बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं, अतः यह माइक्रो का पार्ट होगा। लेकिन जब पूरे देश की आय अर्थात राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो व्यापक स्तर पर उसकी बात होगी, अतः यह माइक्रो का भाग होगा। तो समझ में आया दोस्तों, समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली देखिए, जो अगला टॉपिक है
इसमें अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के बारे में देखिएगा, अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो है विकास मनुष्य जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। और अर्थव्यवस्था एक प्रकार की संरचना है जिसके अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो इसमें यही देखा जाता है कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते हैं, आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालन होती हैं, उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये सब अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। चलिए आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था देखिए निम्न प्रकार की होती है। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। खुली मतलब ओपन इकोनॉमी और बंद मतलब क्लोज इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण के नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर होती है। देखिए, अब जो हमारी खुली अर्थव्यवस्था है इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं, खुला मतलब ओपन। ओपन का अर्थ है कि मतलब जिस देश में आयात और निर्यात दोनों होते हैं उसकी अर्थव्यवस्था ओपन अर्थव्यवस्था कहलाती है, ओपन इकोनॉमी कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात नहीं होता, जिस देश में, उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं या बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आगे देखिएगा विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित, ध्यान दीजिएगा, विकसित अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। देखिए, जिस भी देश में प्रति व्यक्ति आय जो है उच्च स्तर पर होती है उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें देखिएगा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जापान, ये सब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था है। सेकंड देखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत एक विकासशील देश है, तो ये इसकी अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब ये अभी धीरे धीरे अपनी पिछड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है और उच्च विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसमें भारत आता है, भारत विकासशील देश में आता है। अगला देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। एक और अर्थव्यवस्था है देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है। जैसे सोवियत रूस, जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें कुछ भी हो उसमें सरकार का इंटरफेयर रहता है, उसमें हर चीज़ का संचालन सरकार करती है, उसमें किसी भी निजी क्षेत्र का इंटरफेयर नहीं रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो सोवियत संघ रूस है ये इसी अर्थव्यवस्था पे काम करता है, समाजवादी। वहाँ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए अगली मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्राप्त होता रहता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है
और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि दोस्तों जिसमें निजी और सरकार दोनों की भागीदारी रहती है। जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की भागीदारी रहती है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के देखिए 3 क्षेत्र आते हैं। देखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपनी द्वितीय श्रृंखला जो 1966-67 में जारी की गई थी में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये एग्जामों में बहुत पूछता है, इसका एग्जाम्पल मतलब दे देगा कि इसमें से कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में देखते हैं। इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल है। इनसे द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जैसे रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल, जैसे हमारा देश है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो जिसे कृषि, वन क्षेत्र मतलब कि वन क्षेत्रों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं और उसी लकड़ी से जब हम किसी मेज़ या कुर्सी किसी का उत्पादन करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन ये जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, लकड़ी हो गया, मत्स्य क्षेत्र हो गया, ये खान मतलब जो कोयला वोयला वगैरह निकलता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला देखिएगा द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादनों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और गुड़ का निर्माण करना। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में आता है जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए कि दूध एक प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, उससे हम अगर दही बना लिए तो वो आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई सामान रॉ मटेरियल गया, वहाँ पे जैसे मान लीजिए शीशा बनता है, तो शीशे का जैसे रॉ मटेरियल कुछ भी हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका वगैरह लेके जाते हैं इंडस्ट्री में और वहाँ से उत्पादन करते हैं, ग्लास बनता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो है चाइना इस पे बहुत काम करता है। भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा विस्तार है, यहाँ पे लगभग 50 से 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र पे काम करते हैं। चाइना में जो है द्वितीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में काम करते हैं, जैसे 60 से 70%। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, होटल, भंडारण और संचार और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं शामिल होती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र पे अधिकार जो है इस पे जो है अमेरिका का है। अमेरिका तृतीय क्षेत्र पे इस काम करता है। अमेरिका में जो है 90% लोग तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही सक्षम हैं। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चीनी हो गया, तो इसको बनाना है, तो चीनी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये हमें मिलता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में गन्ना होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि वो लोग सीधे खरीद लेते हैं चीनी, उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे तृतीय क्षेत्र का विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक लोग तृतीय क्षेत्र पे काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन था, दिल्ली का पुराना नाम क्या था, आप लोगों ने सोचा होगा क्या है और आप लोगों को आंसर पता होगा। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।